जय जोहार साथियों। भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी की मूल निवासी बहुजन समाज जोड़ो राष्ट्रीय परिवर्तन यात्रा फिलहाल देश भर में चल रही है। इस यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के पुणे में आए थे, जहां उन्होंने मूल निवासी बहुजन समाज के ऊपर हो रहे जुल्म पर बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किया। साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, ये तमाम संगठनों के द्वारा आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उस कार्यक्रम के लिए जो विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से समस्त चुनाव कराने के लिए ओबीसी की जाति आधारित एवं सभी जाति समूहों की जाति आधारित जनगणना कराने के लिए, तीसरा आरएसएस और बीजेपी द्वारा मूल निवासी बहुजनों के बहुजन महापुरुषों की घोर अवमानना करने के विरोध में ऐसे विषय रखे गए हैं। साथियों, कुछ बातें मैं आप लोगों को खास तौर पर बताना चाहता हूं। लोकतंत्र में, जो हमारे देश में संवैधानिक लोकतंत्र स्थापित हुआ, अगर उस लोकतंत्र को हम लोग ऐसा मानकर चलते हैं कि लोकतंत्र हमारे समर्थन में है, निश्चित रूप से लोकतंत्र हमारे समर्थन में बनाई गई व्यवस्था है। अगर ये लोकतंत्र में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नाम का संगठन हो और दूसरी तरफ नेशनल कांग्रेस का संगठन हो और दोनों संगठन ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए हो, तो जो लोकतंत्र है वो ब्राह्मणों के द्वारा संचालित होगा। संवैधानिक लोकतंत्र एक कॉन्सेप्ट है। व्यवहार में जब हम अध्ययन करेंगे तो वो व्यवहार जो 3.5% ब्राह्मण है, उन ब्राह्मणों ने एक संगठन बनाया नेशनल कांग्रेस, उन ब्राह्मणों ने एक संगठन बनाया भारतीय जनता पार्टी, और कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। इसका मतलब है वर्तमान लोकतंत्र पर 3.5% पार्टी तंत्र के द्वारा कब्जा किया गया है। एक तो लोकतंत्र है और एक पार्टी तंत्र है। इस सभा में पार्टी तंत्र के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, जबकि लोकतंत्र में मेजर रोल और लगभग सारा का सारा रोल पार्टी तंत्र के द्वारा किया जा रहा है। तो वर्तमान देश में जो लोकतंत्र है उसका संचालन पार्टी तंत्र के द्वारा चलाया जा रहा है, और वो पार्टियां कांग्रेस के द्वारा और बीजेपी के द्वारा निर्मित है। और कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा निर्मित पार्टियां मूल रूप से, कांग्रेस की स्थापना 1885 को चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, इन ब्राह्मणों ने बनाई। कांग्रेस की स्थापना। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना आरएसएस के द्वारा, जो 1925 को आरएसएस की स्थापना हुई, ये स्थापना करने वाले सारे के सारे ब्राह्मण हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने जनसंघ स्थापन किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी
वो पहले उसके संस्थापक अध्यक्ष थे, बंगाली ब्राह्मण। जब भारतीय जनता पार्टी जनसंघ समाप्त करके बनाई गई तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी उसके संस्थापक अध्यक्ष हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, ओबीसी की जातीय आधारित गिनती होनी चाहिए, सारे देश भर में चर्चा हो रही हो, और एक ओबीसी का ही आदमी देश का प्रधानमंत्री हो, फिर भी वो ओबीसी की जातीय आधारित गिनती का फैसला करने का अधिकार उसी के पास होने के बावजूद भी वो हो नहीं रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है मगर वो नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री है। और नॉमिनेटेड मतलब ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेट किया हुआ है। नॉमिनेट या इंग्रजी शब्दाचा अर्थ मराठीमध्ये जर सांगायचा झाला तर तो नामधारी। नरेंद्र मोदी नामधारी प्रधानमंत्री है, और इस बात का सबूत ये है कि ओबीसी होकर ओबीसी गिनती करने का फैसला 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद अब तीसरा टर्म चल रहा है, वो करने का फैसला तो बहुत दूर की बात है, उस पर कभी उन्होंने औपचारिक या अनौपचारिक बात भी नहीं किया, आज तक बोला ही नहीं। पब्लिक में नहीं बोला, प्राइवेट में नहीं बोला, मतलब इतना डर। प्राइवेट में तो बोलना चाहिए ना, जहां ब्राह्मण एक भी आदमी उपस्थित नहीं है वहां तो बोलना चाहिए नरेंद्र मोदी को। ओबीसी के 2-4-5 लोग हैं, उसके अंदर यार मैं ये कर नहीं पा रहा हूं, तुम दूसरों को बोलो, ये मेरी डिफिकल्टी है, तो मेरी थोड़ी सी इज्जत बच जाएगी, ऐसा भी बोलता हुआ कई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि पार्टी तंत्र जो है वो ये सारे परिस्थितियों पर कब्जा करने के लिए बनाया गया है और डेवलप किया गया है। पार्टी के ऊपर आरएसएस के लोगों का ही कब्जा है, पार्टी के ऊपर नरेंद्र मोदी का कब्जा नहीं है। पार्टी के ऊपर जो नियंत्रण है वो ब्राह्मणों का ही है, आरएसएस का ही है। मूल संगठन भारतीय जनता पार्टी नहीं है, मूल संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो लोग ट्रेंड होते हैं वही पार्टी के काम के लिए भेजे जाते हैं। गोलवलकर ने तो ये तक कहा कि अगर हमारे यहां ट्रेन हुए जो ब्राह्मण हैं, अगर वो कांग्रेस पार्टी के अंदर जाकर काम करते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। और ऐसे तमाम बहुत सारे लोग कांग्रेस में हैं जो आरएसएस के अंदर तैयार किए हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस की भी कोई मौलिक विचारधारा कि उनकी विचारधारा आरएसएस के विरोध में है। मैंने टेस्ट करने के लिए कि आरएसएस का कांग्रेस के लोग भी विरोध करते हैं, आरएसएस का हम भी विरोध करते हैं, मगर आरएसएस का कांग्रेस ने कभी ऐसा विरोध नहीं किया जैसा हमने किया। मैं आप लोगों को फर्क बताना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि ऐसा कांग्रेस वाले कर ही नहीं सकते। कांग्रेस वाले क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कांग्रेस को आरएसएस का मौलिक रूप से विरोध ही नहीं करना है, विरोध का तमाशा जरूर दिखाना है, तो वो विरोध करने के लिए बयान देते रहते। कांग्रेस के लोग आरएसएस के विरोध में बयान देते रहते केवल ताकि एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को गधा बनाया जा सके, और बहुत सारे लोग गधे बनते केवल उसके बयान से ये मानकर चलते हैं कि कांग्रेस जो है वो आरएसएस के विरोध में है। इसलिए हम लोगों ने आरएसएस का हेडक्वार्टर घेरने का निर्णय किया और वहां गए। तो 10-12 दिन पहले ही आरएसएस के लोग लॉक लगाकर भाग गए थे। तो ऐसा काम तो कांग्रेस के लोगों ने कभी नहीं किया। बयान देते हैं
मगर उसके विरोध में कभी उन्होंने एक्शन किया, ऐसा सिंगल एक्शन भी अवेलेबल नहीं है। ये प्रूव करने के लिए कि ये लोग जो है पाखंडी लोग हैं, ये केवल बयान में विरोध करते हैं, व्यवहार में विरोध नहीं करते हैं। क्योंकि आरएसएस जिस मौलिक विचारधारा पर यकीन करती है, वो मौलिक विचारधारा क्या है? वो धर्मशास्त्रों की विचारधारा है। धर्मशास्त्रों की विचारधारा वर्ण व्यवस्था पर यकीन करती है, जाति व्यवस्था पर यकीन करती है, अस्पृश्यता पर यकीन करती है, आदिवासियों के सेग्रीगेशन पर यकीन करती है, महिलाओं के दास्ता पर यकीन करती है, शूद्रत्व ओबीसी के ऊपर थोपने पर यकीन करती है। इन सारी बातों पर सभी प्रकार का ब्राह्मण विरोध करते हुए कभी व्यवहार में दिखाई नहीं देते। उनके जीवन में इसी पर अमल करते हैं। जीवन में ब्राह्मण का जो जीवन है, जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद, इन सारे व्यवस्था को मानकर ही वो सारा जीवन जीते हैं। इसमें कभी कोई मौलिक दखलंदाजी करने का काम उन्होंने किया, ब्राह्मणों ने किया, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। इसलिए किसी ब्राह्मण ने मरने के बाद किसी ब्राह्मण का संस्कार नहीं करूंगा ऐसा कहा नहीं, क्योंकि ऐसा कोई ईमानदार ब्राह्मण पैदा ही नहीं हुआ है। कोई आप लोगों ने सुना कोई ऐसा ब्राह्मण कि मरने के बाद ब्राह्मण ने उसका संस्कार करने के लिए मना किया क्योंकि ये ब्राह्मण धर्म का जन्म से विरोधी है? ऐसा उदाहरण ही नहीं है। नहीं, ये वो SC ST OBC को गधा बनाने के लिए बोलना पड़ता है। हम वो बोलने के हम समर्थन के, व्यवहार में वो हमारा ही करते हैं, प्रैक्टिकल हमारा ही करते हैं, जीवन भर वो हमारा ही अमल करते हैं। जनेऊ संस्कार से लेकर उनके परिवार में जो भी संस्कार होते हैं वो सब हमारी वजह से चलते रहता है। बाहर बोलते हैं वो गधा SC ST OBC और मुसलमानों को गधा बनाने के लिए बोलना पड़ता है, हम जानते हैं। सबसे ज्यादा SC ST OBC को गधा बनाने के लिए ज्यादा बोलना पड़ता है, क्योंकि इनके अंदर फुले हो गया, शाहू हो गया, अंबेडकर हो गया, इसकी वजह से ज्यादा सरदर्दी होती है। तो ये असल बात है। तो ये बात ब्राह्मण लोग जो है, उन लोगों की हमेशा फुले साहब अंबेडकर की विचारधारा हमेशा उनके सामने विचारधारा के स्तर पर, अवरोध के स्तर पर विरोध में रही है। मगर आज के तारीख में बड़ा बदलाव क्या आया है? आज के तारीख में बड़ा बदलाव ये आया है, उसमें दो बड़े बदलाव मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जो संविधान देश में लागू हुआ फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा की वजह से, जो संविधान देश में लागू हुआ, उस वजह से पढ़ाई लिखाई के अधिकार लोगों को मिल गए जो मनुस्मृति में नहीं है। जो जैसे अभी प्रवीण गायकवाड़ ने कहा, वो प्रवीण गायकवाड़ ने जो जानकारी दी, उस जानकारी से हमको क्या ग्रहण करना है कि ब्राह्मण लोग आज के तारीख में मनुस्मृति का खुलकर समर्थन कर नहीं सकते, मगर करना चाहते। कर नहीं सकते मगर करना चाहते। तो इसके लिए रास्ता उन्होंने क्या निकाला? मराठा आदमी करे, ये काम ब्राह्मण ना करे, ये काम मराठा आदमी करे। तो मराठा का और वामन मेश्राम का झगड़ा होता रहे, कोई ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है। जिस मराठा से झगड़ा वामन मेश्राम का होगा उस मराठा का हम समर्थन करेंगे, उनको ऐसा मराठा चाहिए। उन्होंने प्लान बनाया कि प्रवीण गायकवाड़ को खड़ा कर देते हैं। प्रवीण गायकवाड़ तो मानने के लिए राजी नहीं हुआ अभी जैसे उन्होंने कहा। मगर मैं आप लोगों को विश्लेषण में ये बात समझा रहा हूं कि ब्राह्मणों के अंदर जो बदलाव हुआ है, वो बदलाव क्या है कि वो खुलकर खुद मनुस्मृति का समर्थन करना नहीं चाहते। मनुस्मृति में बहुत सारी बातें अच्छी है, ये मैं भी मैं 2 घंटे मनुस्मृति पर अच्छा है साबित कर सकता हूं, 2 घंटा भाषण देकर। फिर उसके 2 घंटे बाद मनुस्मृति कितनी गलत है उस पर मैं 2 घंटा भाषण दे सकता हूं, और वो भी प्रमाण के साथ। क्यों? देखो, मनुस्मृति का संदर्भ के साथ पढ़ाई करो तो मनुस्मृति बहुत बुरी है।
और मनुस्मृति का संदर्भ छोड़ करके अभ्यास करो तो मनुस्मृति अच्छी है। केवल सिंगल बात को समझो, मनुस्मृति का संदर्भ क्या है, कि इस संदर्भ के लिए मनुस्मृति लिखी गई है, उस संदर्भ में उसको जानना समझना, तो आपको मनुस्मृति का अर्थ समझ में आता है, अन्यथा समझ में नहीं आता है। तो ये बात निश्चित रूप से हम लोगों को जानना समझना होगा। तो ये दो बातें बहुत जानना समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आज ब्राह्मण लोग खुलकर मनुस्मृति के विरोध में मनुस्मृति के समर्थन में बोलना चाहते हैं मगर बोल नहीं सकते। तो ब्राह्मण क्या करते हैं, दूसरे लोगों को बुलवाता है और इसके लिए उसको एमएलए बना दो, इसके लिए उसको एमपी बना दो, तो ऐसा आदमी बोल सकता है। अब महाराष्ट्र की सिचुएशन क्या है कि मराठा आदमी एमएलए हो जाएगा, एमपी हो जाएगा और वो उसके फेवर में भी बोल सकता है, मगर समाज उसके फेवर में नहीं है। मराठा समाज मनुस्मृति के समर्थन में नहीं खड़ा होगा। क्यों? कि उसमें काम करने वाले लोग हैं। तो आज परिस्थिति क्या है, आज ब्राह्मणों का जो मौलिक विचार है उसके विरोध में हम वैचारिक रूप से विरोध में नहीं है खड़े, केवल संगठित रूप से खड़े हैं। मौलिक अंतर जो आपको बता रहा हूं, हम लोग केवल मात्र वैचारिक रूप से विरोध में नहीं है, संगठित रूप से विरोध में है। 32 राज्यों में 625 जिलों में प्रशिक्षित और दक्ष कार्यकर्ता, मैं उस जिले में हूं या ना हूं, वो मेरा प्रतिनिधित्व करते हुए वहां वो बोलता रहेगा, वो विचारधारा का प्रचार प्रसार चलता रहेगा। अखबार वाले हमारे फेवर में लिखते हैं नहीं लिखते हैं, मीडिया वाले हमारे फेवर में लिखते हैं नहीं लिखते हैं, हमारी आवाज जो है वो 32 राज्यों के अंदर अलग अलग जिलों में 625 जिलों में ये संगठन में ये बहुत बड़ी ताकत निर्माण करके संगठित शक्ति का निर्माण इस विचारधारा के आधार पर हो चुका है। ये बड़ी उनकी समस्या है। दीना भाना चले गए, आंदोलन खत्म नहीं हुआ। काशीराम जी ने उसको उठाया, फिर आंदोलन चलता रहा। काशीराम जी के बाद खापर्डे साहब इस आंदोलन को चलाते रहे, खापर्डे साहब के बाद मैं इस आंदोलन को चलाता रहा। तो कुछ लोग सवाल करते हैं, अरे ये खापर्डे वामन मेश्राम के बाद कौन है, ऐसा बोलते रहे। तो दीना भाना के बाद कौन है, काशीराम, काशीराम के बाद कौन है, खापर्डे, खापर्डे के बाद कौन है, वामन मेश्राम। तो इसका मतलब 4 पीढ़ियों में रिप्लेसमेंट और लीडरशिप पैदा हुई और लीडरशिप काम करता रहे। क्यों हुआ ऐसा? कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है। कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से हमारे पास इस तरह का कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन का देशव्यापी संगठन है, जाल है, और इसके अंदर लीडरशिप पैदा करने के लिए कारखाना ही है, ये लीडर पैदा करने वाला ही कारखाना है। तो इसमें लीडर जो है वो समय पर बराबर टेक ओवर करता है और इस बात को आगे बढ़ाता है। मैं अकेला ही नहीं बोलता हूँ, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बोलने वाले मेरे अलावा है, आप लोग नहीं जानते होंगे मगर है, ऐसे लोग हमारे पास है। जब हमारे पास इतने सारे लोग हैं और उनके नाम आप नहीं जानते हैं, तो जब समय आएगा तो रिप्लेस हो जाता है, वो नेतृत्व करने के लिए सामने आ जाते हैं। तो इसलिए हमारे सामने ये संकट नहीं है, इसलिए हम लोगों को कुछ बातें जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी आरएसएस की सरकार हो, राज्य में भी बीजेपी आरएसएस की सरकार है। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होना चाहिए था, मगर महाराष्ट्र में ऐसा है। तो ये केवल वो लोकप्रिय है, उनका संगठन लोकप्रिय है, इस वजह से नहीं हुआ। संगठन के लोकप्रियता की वजह से नहीं हुआ उनकी सत्ता आई, ईवीएम की वजह से आई। लगभग 288 विधानसभा है महाराष्ट्र में, उसमें 232 जगह पर वो लोग चुनकर आए। अभी प्रवीण ने कहा कि 132 जगह पर वो लोग चुनकर आए, ये अकेली बीजेपी आई, मगर तीनों पार्टियों के लोग मिलकर
232 सीटें आउट ऑफ 288 चुनकर आई, और इसके लिए 132 सीटें जो बीजेपी की चुनकर आई, ज्यादा चुनकर आई, पहले के मुकाबले में ज्यादा चुनकर आई, इसके लिए शिंदे को गधा बनाया, यूज किया। यूज करने के लिए एक बार मुख्यमंत्री बनाया, और दोबारा क्या किया, यूज एंड थ्रो कर दिया। अभी वो पवार साहब की तरफ जा रहा है, कहीं इधर जा रहा है, कभी कभी अपने घर में जाके 2-4 दिन आराम कर रहा है। मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा करे तो क्या करे। ब्राह्मण ने उसको सीढ़ी बनाया, सीढ़ी बनाकर उसको यूज किया वो उसको फेंक दिया। अब वो कुछ कर नहीं पा रहा है, कर समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे तो क्या करे। अगर मान लो कि मैं बीजेपी का समर्थन करके बाहर आ जाता हूं, तो 232 सीटें हैं और 132 सीटें अगर इनको मिली है, तो उनको 145 सीटों का समर्थन चाहिए सरकार में बहुमत के लिए, तो 13 एमएलए की जरूरत है। तो क्या इनको गारंटी है अजीत दादा को या लोखंडे को, इसको गारंटी है कि वो 13 एमएलए, अगर मैंने सरकार छोड़ दिया और बाहर निकल गया तो मेरे 13 एमएलए तोड़ करके उनके समर्थन में खड़े नहीं होंगे? अगर 13 के 13 लोगों को मंत्री बनाने का वादा किया तो आज के आज छोड़ देंगे। तो वो उनकी समस्याएं है, परिस्थितियां जो है वो आरएसएस भाजपा ने ऐसा जाल बनाकर कुछ समय के लिए वो डिप्टी सीएम बनने के लिए राजी हुआ था फडणवीस, उसको समझ में नहीं आ रहा था। जब दोबारा वो मुख्यमंत्री बना तब उसको समझ में, अरे साला ये तो बराबर मामला था, ये तो इसको गधा बनाने का कार्यक्रम था, ये तो बराबर है, मुझे बाद में समझ में आया। तो ये दावपेच का मामला है, और इस दावपेच के तहत उन्होंने ये सारा का सारा मामला खेला हुआ है। इस दावपेच को सफलतापूर्वक करने के लिए केवल जन समर्थन से वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो रहे हैं, बल्कि उसमें ईवीएम भी एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि बीजेपी के साथ तोड़फोड़ किए हुए 2 पार्टी के लोग थे, एक शिवसेना के लोग थे, एक राष्ट्रवादी के लोग थे। तो इसका मतलब है बीजेपी के साथ 3 पार्टी के लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा। तो 3 पार्टी के लोग, पवार साहब, कांग्रेस और शिवसेना, 3 पार्टी के लोग इधर भी थे। 3 पार्टी के लोग होने के बावजूद भी एक पार्टी के जितने एमएलए चुनकर आ सकते थे या आते थे, उतने लोगों के चुनकर नहीं आए। 282 में से 232 माइनस करो तो 50-60 भी सीटें नहीं बनती। 50 सीटें बनती होगी, 50-60 उसमें ये करो, 60 भी नहीं, 55 सीटें अगर मिला दो तो ये लगभग 287 सीटें के लगभग होती है। तो इस तरह से उन लोगों ने खेल खेला, प्लान बनाकर खेल खेला। तो एक खेल खेलने में केवल लोकप्रियता का मामला नहीं है, तो लोकप्रियता के साथ साथ ईवीएम का मामला भी है। अभी बाबा अड़ाव बोलकर गए तो उनका ये कहना था कि चुनाव में काला धन या पैसे का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। पता नहीं आप लोगों ने ध्यान से सुना कि नहीं सुना, बहुत बड़ी समस्या है। कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक जैसा कहीं लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए, एक सीट जीतने के लिए, आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे, 100 करोड़ रुपया खर्चा किया जाता है एक लोकसभा की सीट जीतने के लिए। 100 करोड़ रुपया, तो इतना पैसा लगता कैसे है? एक बात। दूसरी बात, कानून के अनुसार क्या इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है क्या? कानून भी उन्होंने अपने हिसाब से बनाए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल,
कोई कैंडिडेट 40-50 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता, कानून है। मगर उसी कानून के साथ दूसरा एक कानून है, पार्टी को खर्चा करने के लिए कोई लिमिट नहीं है पता है आपको? मुझे नहीं लगता आप लोग को पता भी है। कैंडिडेट को इतना ही खर्चा कर सकते हैं, उससे ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते। अगर उससे ज्यादा खर्चा किया तो आपकी सदस्यता चली जाएगी, ये कानून में है। मगर पार्टी के तरफ से कितना खर्चा करना है इसकी कोई लिमिट निर्धारित नहीं है। तो उस लोकसभा के चुनाव में अगर पार्टी ने 100 करोड़ रुपया खर्चा किया तो वो पार्टी के नाम पर दिखाते हैं। पैसा कहां से आता है? अभी एक उद्योगपति है, क्या नाम उसका उद्योगपति का जिसका नाम आजकल बहुत चल रहा है? अडानी। अडानी की विशेषता देखो क्या है, कांग्रेस वाले भी उसके पास ही पैसा रखते हैं, बीजेपी वाले भी उसके पास पैसा रखते हैं। वो इतना ईमानदार है। हाँ मतलब हाँ, उसकी ईमानदारी के बारे में यानी कांग्रेस के लोगों को भी विश्वास है। राहुल गांधी उसके विरोध में बयान देता रहता है, तो अडानी उसको पूछता भी नहीं क्यों देते हो, क्यों नहीं पूछता, क्योंकि उसको मालूम है ये इसका भी पैसा मेरे पास है। उसको पूछो अडानी को, वो अब राहुल गांधी आपके खिलाफ में बयान दे रहा है, अरे वो मगर पैसा तो रख रहा ना मेरे पास। तो बयान तो आप लोगों को SC ST OBC को, माइनॉरिटी के लोगों को गधा बनाने के लिए देना पड़ता है। ये चुनाव का मामला है। आप लोगों के पास हर 18 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार है, अगर नहीं होता तो बयान भी नहीं होता। ये समझ में नहीं है आपके? अगर आपको वोट का अधिकार नहीं होता तो ऐसा बयान देने की भी जरूरत नहीं होती। आपको वोट का अधिकार है इसलिए आपको गधा बनाना है, गधा बनाने के लिए बोलना पड़ता है। अगर आपके पास वोट का अधिकार नहीं होता तो आपको गधा बनाने की जरूरत ही नहीं रहती। आपको गधा बनाने की जरूरत नहीं रहती तो ऐसा कोई बयान देने का काम भी नहीं करता। वोट है ना आपके पास, हर 18 साल के व्यक्ति को, पहले 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार था। तो ये वोट के अधिकार की वजह से सारा कुछ हो रहा है। और वोट का जो अधिकार है, ये अधिकार शासक बनने का अधिकार है। तो हमने प्रयोग किया, शाम को 4 बजे कुछ लोगों के पास गए और शाम को 4 बजे पूछा, आपका वोट हो गया क्या, वोट करके आ गए क्या? नहीं अभी नहीं गए। क्यों? नहीं वेटिंग कर रहे हैं। किस चीज का वेटिंग कर रहे हैं? नहीं कुछ लोग आने वाले थे, लेकर आने वाले थे, अभी आए नहीं है। 6 बजे तक वोटिंग चलता है तो 4 बज गए, अभी आए नहीं है, मगर इसलिए हम नहीं गए, अभी वो आए नहीं है। मैसेज आया कि आ रहे हैं। तो फुले शव अंबेडकर ने, अगर आप कैलकुलेट करो 1848 से लेकर 1956 तक, तो 108 साल का संघर्ष है। 108 साल का संघर्ष करने के बाद एक वोट का अधिकार हासिल हुआ। और हमारे महापुरुषों ने 108 साल का संघर्ष करके आप लोगों को और हमारे लोगों को वोट का अधिकार दिलाया। तो क्या अभी तक हमारे लोगों को यह बात समझ में आती है कि वोट का अधिकार क्यों दिलाया गया? बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि शासन करती जमात बनना हमारा लक्ष्य है। तो शासन करती जमात बनने के लिए पहले के ज़माने में जब राजाशाही हुआ करती थी तो तलवार चलती थी, हथियार चलता था, खून खराबा होता था, बहुत लोग मारे जाते थे और उसके बाद शासन स्थापित होता था, राजा बनता था, लोकतंत्र आ गया। अभी कोई खून खराबा नहीं होता है, कोई खून खराबा नहीं होता है। अभी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से राजा बदल जाता है। आप वोट डालने के लिए जाते हो, वोट डालने के लिए जाते हो तो क्या आप ऐसा करते हो? क्या ऐसा कैसा करते हो? क्या करते हो गया? यानी कोई एनर्जी भी नहीं लगती है। ऐसा करो, वो बटन ही ऐसे बनाए गए हैं इतने आसानी से, ऐसा ऐसा कर दो, वो ऐसा करते ही आपका वोट जो है वो हो जाता है। तो राजपाट जो है वो तलवारें चलती थी, खून खराबा होता था और बहुत लोग मारे जाते थे और तब जाकर राज राजा का आता था। लोकतंत्र में अब आपका राज लाने के लिए आपको इतना इतना करना है, इतना करने के लिए भी हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है।
और इतना करने के लिए हमारे पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जिन लोगों ने वोट का अधिकार दिलवाया, तो हमारे आम आदमी को छोड़ो, हमारे साधारण आदमी को आम आदमी जो है, साधारण आदमी जो है, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों ने कभी ये एजेंडा नहीं बनाया कि आम आदमी को तैयार किया जाए। ये वोट का अधिकार का उपयोग जो है शासन करती जमात बनने के लिए किया जा सकता है, और इससे आप मुख्यमंत्री बन सकते हो, प्रधानमंत्री बन सकते हो। ये तो हमारे लोगों के द्वारा, हम मामसेप के द्वारा अभियान चला कि वोट के आधार पर इस देश का प्रधानमंत्री बैकवर्ड बनाया जा सकता है, बन सकता है। ये तो अभियान हमने चलाया। हमने अभियान चलाया, बीजेपी और आरएसएस ने एक ओबीसी को प्रधानमंत्री बना दिया। ओबीसी, आरएसएस और भाजपा ये बनाया संगठन ब्राह्मणों ने, तो ब्राह्मण को प्रधानमंत्री बनाने के बजाय ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाया। सोचने की बात है ना, कि ब्राह्मण को प्रधानमंत्री बनाने के बजाय ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाया। ये क्या बात है? कभी आप लोगों ने नहीं सोचा होगा ये सवाल। हम लोग सोचते रहते हैं, क्योंकि हमने ये मुद्दे उठाए हुए हैं। सारे देश भर में ओबीसी को जगाने का राष्ट्रीय स्तर पर अभियान, राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चलाने का काम हम लोग चला रहे हैं। हम लोगों ने ये मुद्दे उठाए हैं। ये सवाल कभी आप लोगों के मन में नहीं आया होगा। हम लोगों ने ये मामले उठाए, हम लोगों ने ओबीसी को एम्पावर करने का अभियान चलाया, तो ब्राह्मणों को लगा कि एम्पावर का अभियान चलाने से एक न एक दिन ऐसा रिजल्ट आएगा, इसको रोकना पड़ेगा। अगर हमारे कहे के अनुसार काम करने वाला ओबीसी देश का प्रधानमंत्री हो जाता है, जो गिनती करने के लिए भी तैयार नहीं होगा, अगर ऐसा प्रधानमंत्री बनता है तो ब्राह्मण से ज्यादा अच्छा है। तो नरेंद्र मोदी ब्राह्मण से ज्यादा अच्छा, उनका हाँ में हाँ मिलाकर काम करने वाला आदमी है। मुसलमानों को बहुत बुरा लगता है नरेंद्र मोदी के बारे में, मगर ब्राह्मण बहुत खुश है, ये बहुत अच्छा आदमी। नरेंद्र मोदी एससी एसटी ओबीसी को सबसे ज्यादा गधा बनाने वाला प्रधानमंत्री है, मगर सबसे ज्यादा विरोधी मुसलमान है मोदी के। कौन होना चाहिए? एससी एसटी ओबीसी के लोग मोदी के विरोध में होने चाहिए, मगर विरोध में कौन है? मुस्लिम लोग हैं, क्योंकि उसके बारे में वो बीच बीच में कोई ऐसा बयान देते रहता है। मगर उसका सारा का सारा राज जो है आरएसएस के द्वारा संचालित है, वो तो सारा एससी एसटी ओबीसी लोगों के खिलाफ में है, मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ बयान है। बीजेपी के राज में मुसलमानों के खिलाफ बयान है। बयान के अलावा क्या है? क्या किया? बीजेपी के राज में मुसलमानों के विरोध में बयान देने के अलावा क्या है? कौन से अधिकारों को उन्होंने समाप्त कर दिया है मुसलमानों के? मेरे तो जानकारी में नहीं। मैं सबसे ज्यादा विजिलेंट आदमी हूं इसके बारे में, मेरे पास डाटा रहता है, मैं डाटा के आधार पर बात करता हूं कि मुसलमानों को शासन प्रशासन से अधिकार से अपने नरेंद्र मोदी ने बेदखल कर दिया, ऐसा एक भी ऑर्डर नहीं है। जैसे कांग्रेस के राज में चलता रहता था, और कांग्रेस के लोग मुस्लिम लोगों के बारे में प्रैक्टिकल में ज्यादा विरोध में रहते थे, बोलते नहीं थे। बीजेपी वाले बोलते हैं, करते कुछ भी नहीं। कांग्रेस वाले मुसलमानों के विरोध में काम ज्यादा करते हैं, बोलते कुछ भी नहीं। रणनीतिक बातें हैं, ये बातें समझ में आनी चाहिए, आती नहीं है। और इस वजह से हम लोग झांसे में फंसते रहते हैं, जाल में फंसते रहते हैं, और इस वजह से हम लोगों को इन लोगों के बातें समझ में नहीं आती है। इससे हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। साथियों, मैं आप लोगों को ये लोग आरएसएस के लोग या भाजपा के लोग हिंदू राष्ट्र निर्माण करना है वगैरह वगैरह बोलते रहते हैं, हिंदू राष्ट्र निर्माण करने का मतलब क्या है? क्या मतलब है? हिंदू राष्ट्र निर्माण करने का मतलब है
ब्राह्मणों का एससी एसटी ओबीसी को गुलाम बनाकर बनाया गया राष्ट्र है। क्योंकि उसमें क्या होगा, वर्ण व्यवस्था लागू हो जाएगी, जाति व्यवस्था लागू हो जाएगी, अस्पृश्यता लागू हो जाएगी, आदिवासियों का सेग्रीगेशन होगा, महिलाओं की दास्ता होगी और शूद्रत्व ओबीसी के ऊपर थोपा जाएगा। ये सब काम होगा हिंदू राष्ट्र में। अगर ये सब होगा तो ये सब तो एससी एसटी ओबीसी के विरोध में है। अगर ये सब एससी एसटी ओबीसी के विरोध में है तो मुसलमान हिंदू राष्ट्र के विरोध में क्यों है? मुसलमानों ने भी आज तक मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने बहुत सारे मुसलमानों को ये पूछा कि तुम्हारे गधे घोड़े मोदी ने कितने मारे, जरा मुझे बताओ, कितने गधे मारे, कितने घोड़े मारे। कुछ लोगों को ऐसा लगे अरे तो वामन मिश्राम नरेंद्र मोदी का प्रचारक की तरह भाषण कर रहा है। तो ऐसे तो गधे लोग ही सोच सकते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं ये डाटा जानने की कोशिश करता हूं कि वो मुस्लिम्स लोग ये डाटा कलेक्ट करके मुझे दे दे। मेरे पास तो ऐसा कोई डाटा अवेलेबल नहीं है कि उसका राज आने के बाद मुसलमानों के विरोध में उसने एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान चलाया और राष्ट्रीय स्तर का अभियान चलाकर मुसलमानों का बहुत भारी नुकसान किया। मेरे पास ऐसी कोई डाटा ही नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? एक बहुत गहरी सूझबूझ के साथ बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुस्लिम का नाम लेकर विरोध करने के पीछे एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाने का कार्यक्रम है। प्रतिक्रिया में मुस्लिम का विरोध करना नहीं है, एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाना है। ब्राह्मण, आप लोगों को, कितने मुसलमानों को यह पता है कि ब्राह्मण लोगों ने एससी एसटी ओबीसी के घरों में जाकर हिंदू धर्म का प्रचार किया? ऐसे किसी ब्राह्मण का नाम बता सकते हो? कोई ब्राह्मण एससी एसटी ओबीसी के घरों में, कुणबी मराठा लोगों के घरों में हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए ब्राह्मणों ने जाके उनके घर में प्रचार किया है? कोई एग्जाम्पल ऐसा किसी ब्राह्मण का नाम आप बता सकते हो? बिल्कुल एक भी आदमी नहीं है। फिर इसके बावजूद भी हिंदू कैसे बने रहते थे? मुसलमानों का विरोध करते रहो, एससी एसटी ओबीसी विरोध की वजह से प्रतिक्रिया में हिंदू बनता रहेगा। इसका मतलब एससी एसटी ओबीसी को गधा बनाने का कार्यक्रम है। मुसलमानों को गधा बनाने का कार्यक्रम कहां है? ये तो एससी एसटी ओबीसी को गधा बनाने का कार्यक्रम है। मुसलमानों के विरोध में जितने बयान देने का बयान देती, उसकी प्रतिक्रिया कहां होती है? एससी एसटी ओबीसी में। अरे मुस्लिम विरोध में उसकी प्रतिक्रिया होती है एससी एसटी ओबीसी में। प्रतिक्रिया में हिंदू होता है। कोई ब्राह्मण हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए एससी एसटी ओबीसी के बीच में घरों में जाकर के प्रचार नहीं करता, क्योंकि हिंदू धर्म का कोई श्रेष्ठ सिद्धांत है ही नहीं। वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, अस्पृश्यता है, आदिवासियों का सेग्रीगेशन है, क्रमिक असमानता है। कितने लोगों को यह पता है कि ब्राह्मण धर्म जो है उसी का नाम हिंदू धर्म है और ये असमानता पर खड़ा नहीं है, ये क्रमिक असमानता पर खड़ा है। हमारे लोग केवल मात्र असमानता के विरोध की बात करते हैं। बाबा साहब आंबेडकर कहते हैं कि ब्राह्मण धर्म जिसको हिंदू धर्म के नाम पर प्रचार में लाया गया, ये क्रमिक असमानता पर खड़ा है, ग्रेडेड इनइक्वालिटी। बाबा साहब आंबेडकर ने जो शब्द अंग्रेजी में यूज किया वो इनइक्वालिटी नहीं किया, ग्रेडेड इनइक्वालिटी, जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है क्रमिक असमानता। असमान लोग भी आपस में समान नहीं है। असमान लोग तो कम से कम होना चाहिए ना आपस में। फॉर एग्जाम्पल अछूत है तो अछूत लोग तो आपस में समान होने चाहिए। अछूत लोग आपस में समान होने चाहिए, तो अछूत भी आपस में समान नहीं है। उसकी जाति है, कोई जाति ऊपर है, कोई नीचे है, कोई नीचे है, कोई सबसे नीचे है। इसको कहते हैं क्रमिक असमानता। एक है असमानता और दूसरी है क्रमिक असमानता, ग्रेडेड इनइक्वालिटी। तो निश्चित रूप से हम लोगों को यह बात बहुत माइक्रो लेवल पर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है और इसका फायदा तभी हम लोगों को मिल सकता है जब हम लोगों को उस लेवल पर जाकर समझाने का काम करें और कम से कम कुछ लोग इसके समझदार हो।
बाबा साहब अम्बेडकर का लिटरेचर अवेलेबल है, वो लिटरेचर का ब्राह्मणों के पास कोई जवाब नहीं है। और जवाब देने के लिए उन्होंने एक नया तरीका डेवलप किया। वो तरीका ये है कि मुसलमानों का विरोध करो और प्रतिक्रिया में एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाओ। किसी एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाने के लिए ब्राह्मण उनके घर में जाकर हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांतों का प्रचार नहीं करते, क्योंकि ऐसे कोई श्रेष्ठ सिद्धांत है ही नहीं। प्रचार करने का सवाल नहीं, है ही नहीं ऐसे कोई सिद्धांत। मुसलमान तो कम से कम कह सकते हैं कि जो हमारा कुरान है वो सारे इंसानों को, दुनिया में सारे इंसान बराबर है, कह सकते मुसलमान। ब्राह्मण धर्म के लोग, जिसे हिंदू धर्म आप लोग कहते हो, मैं कभी भी इसको हिंदू धर्म नहीं कहता हूं, ये मूल रूप से ब्राह्मण धर्म है। और ब्राह्मण धर्म में सारे इंसान बराबर के सिद्धांत है ही नहीं। इस्लाम तो सारे इंसान बराबर है, इस बात को मानता है। तो इसलिए उनके पास तो ऐसा कोई सिद्धांत ही नहीं है जिसका प्रचार करने के लिए वो एससी एसटी ओबीसी के बीच में जाकर के प्रचार करे कि हमारे ये श्रेष्ठ सिद्धांत है। ऐसा प्रचार करने वाला एक भी ब्राह्मण भारत में उपलब्ध नहीं है। जूते से अगर कोई एससी एसटी ओबीसी के अंदर कोई ब्राह्मण प्रचार के लिए जाएगा ना, तो उसको जूता खाना पड़ेगा, क्योंकि लोग जानकार हो गए। झूठ नहीं बोल सकता ब्राह्मण वहां। ब्राह्मणों के पास उतने धर्म ग्रंथों की कॉपियां नहीं होगी उतनी एससी एसटी ओबीसी के जागृत लोगों के पास है। मनुस्मृति ब्राह्मण के घर में नहीं होगी, मगर एससी एसटी ओबीसी के घर में है। और पेज अंडरलाइन करके रेड अक्षर में है। तो इसलिए मैं आप लोगों को यह बात इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग निश्चित रूप से ये जो जाति व्यवस्था है, एक क्रमिक असमानता पर खड़ी है। हम लोग केवल असमानता के शिकार नहीं है, बल्कि जो असमानता के शिकार है उनके अंदर भी ऊंच नीच की भावना है। इस ऊंच नीच की भावना की वजह से लोगों को इकट्ठा करना असंभव नहीं तो कम से कम बहुत मुश्किल है। इस वजह से इन लोगों का संगठन निर्माण करना मुश्किल है। और फिर संगठित शक्ति जब निर्माण नहीं होगी तो हम प्रतिकार करेंगे कैसा? संगठित शक्ति के बल पर प्रतिकार होगा ना। संगठित शक्ति के बगैर प्रतिकार नहीं हो सकता। संगठित शक्ति के आधार पर हम लोगों को प्रतिकार करना होता है। तो संगठित शक्ति निर्माण करके हम लोग ये काम कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को ये काम करना चाहिए। बामसेफ कर्मचारियों का संगठन है। कर्मचारियों को हॉल के अंदर कार्यक्रम करके कार्यक्रम चलाना ठीक है, मगर भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों को हॉल में कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। तो बरसात है तो करना चाहिए। भारत मुक्ति मोर्चा को मैदान में ही करना चाहिए, चौराहे पर ही करना चाहिए। उधर से आसपास से गुजरने वाले लोग भी थोड़ा देर के लिए खड़े होकर सुनते रहते हैं। तो चौराहे पर ही कार्यक्रम करना चाहिए या मैदान में ही कार्यक्रम करने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को इकट्ठा करने का काम करना चाहिए। बामसेफ की एक कार्यप्रणाली है, वो सिलेक्टिव कार्यप्रणाली है कि उनको हॉल के अंदर ले जाकर उनको दिमागी रूप से तैयार करने का मामला है, वैचारिक रूप से तैयार करने का मामला है। जो आम आदमी है उसको तो आंदोलन के लिए तैयार करने का मामला है। अभी तो हमारी रणनीति ये है, अब हम आंदोलन के लिए तैयारी कर रहे हैं। अभी 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन है, 1 जुलाई को भारत बंद है। ये तो भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो नॉन एम्प्लॉइज लोग हैं उन लोगों को भारत बंद करने के लिए तैयार कर रहे हैं। और 625 जिलों में संगठन है तो 625 जिलों में बंद होगा। और ये आज अगर हमारी जितनी ताकत है उस हिसाब से बंद होगा, मगर एक दिन ऐसा आएगा 6 लाख गांव में ये संगठन का जाल फैल जाएगा। तो 6 लाख गांव में फैलने के बाद में ये 6 लाख गांव में बंद हो जाएगा, और ये ज्यादा से ज्यादा 2030 तक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई बुढ़ा आदमी मर जाएगा 2030 तक। अगर बुढ़ा है तो भी 2030 तक मरेगा नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों को अनुरोध करता हूं और ये खास तौर पर कहना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को
अभी अपने कार्यक्रम मैदान में करनी चाहिए, कार्यक्रम मैदान में करनी चाहिए और मैदान में लड़ाई शुरू करनी चाहिए। इसके लिए बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम के लिए वामसिप नाम का संगठन आपके बैकिंग में है, क्योंकि हमारे समाज के लिए आर्थिक रिसोर्सेस कहां से आएंगे ये कांचीराम जी के सामने समस्या थी। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के सामने संकट क्यों नहीं है? पैसा कहां से आएगा? टाटा, बिरला, अंबानी पैसा देते रहता है। अगर मान लो 100 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया या 1000 करोड़ रुपया उनसे लिया, तो 5 साल में अगर उनकी सरकार आई तो 2000 करोड़ रुपए उनको कमा के दे देते हैं। आधा % टैक्स भी अगर रिड्यूस कर दिया तो 1000 करोड़ का फायदा होता है। आधा % टैक्स अगर बढ़ा दिया तो 2000 करोड़ का फायदा होता है। आपको गवर्नेंस समझा रहा हूं। अगर आधा % टैक्स अगर बढ़ाया तो 2000 करोड़ बढ़ जाता है, सरकार के पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है और उस पैसे का वो लोग अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। करना भी चाहिए। अगर वो गवर्नेंस में आ गए हैं तो उनको ऐसा करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। कितने लोगों को पता है कि भारत सरकार का बजट 42 लाख करोड़ रुपए का है? कितने होता है 42 लाख करोड़? हमारे लोग बोलेंगे यार ये तो हमको तो समझ भी नहीं आता 42 लाख करोड़ क्या होता है, क्योंकि हमारे लोग जो है करोड़ तक नहीं जाते। बहुत औकात हमारे लाख, हमारे लोगों की औकात जो है लाख रुपए तक। मगर ये जो आंकड़ा मैं बता रहा हूं वो केवल करोड़ का नहीं है। 42 लाख करोड़ एक साल का टैक्स है भारत सरकार का, एक साल का 42 लाख करोड़। इतना पैसा इकट्ठा हो रहा है केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट का अलग, बॉम्बे महानगर पालिका का अलग, पूना महानगर पालिका का अलग, नगर पालिका का अलग, ग्राम पंचायत का अलग, जिला पंचायत का अलग, तालुका पंचायत का अलग। हर जगह टैक्स लगाने के लिए और टैक्स के द्वारा पैसा इकट्ठा करने के लिए कानूनन सारे रास्ते अवेलेबल है। इतना सारा पैसा इकट्ठा होता है, इतना सारा पैसा खर्चा होता है, तो ये बात हम लोगों को समझ में आना चाहिए। इससे पता चलेगा कि अगर हम लोग कंट्रोल करते हैं व्यवस्था पर, शासन पर, तो इतना सारा पैसा खर्चा करने के लिए हमारे नियंत्रण में आएगा। फिर इस पैसे का बजट कैसा से बनाया जाए, हमारे लोगों के विकास का खर्चा कैसे किया जाए। बाबा साहब अंबेडकर एक व्यक्ति था जिसको फॉरेन में एजुकेशन लेने का अवसर मिला तो करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव आ गया। एक आदमी, देखो एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर हमारे पास सरकार आ गई और हमने ऐसे 1 लाख लोगों को फॉरेन में एजुकेशन के लिए भेज दिया, पैसे की थोड़ी कमी है, 42 लाख करोड़ पैसा थोड़ी कम है। प्रश्न है उस पैसे का उपयोग कैसे किया जाए। अगर 1 लाख करोड़ रुपया हमने 42 लाख में से फॉरेन एजुकेशन के लिए भेज दिया, वो फॉरेन एजुकेशन लिए वे लोग जब भारत में आएंगे, एक आदमी की वजह से जितना बदलाव हुआ तो लाख लोग आएंगे तो कितना बदलाव होगा, उनका एजुकेशन स्टैंडर्ड कितना ऊंचा होगा। ब्राह्मण लोग भी उन लोगों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर की बुद्धि का ब्राह्मणों ने कहां मुकाबला किया। फॉरेन एजुकेशन में अगर हमारे लोग पढ़कर आते हैं और उनको पढ़ाई के लिए भेजा जा सकता है, एग्जाम्पल बता रहा हूं, ये किया जा सकता है। बहुत सारी बातें साथियों, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि संगठित प्रयास से बड़ा बदलाव होगा, असंगठित प्रयास से कुछ नहीं होगा। संगठित प्रयास से होगा और क्राउड को भी, साधारण लोगों को भी, हम लोगों को इकट्ठा करने का काम करना चाहिए। लोकतंत्र में जिसकी उम्र 18 साल की हो गई है वो गवर्नेंस में शामिल हो गया, ध्यान रखो। जिसकी उम्र 18 साल हो गई वो गवर्नेंस में शामिल हो गया, उसको आप अलग रख के कोई बड़ा बदलाव नहीं ला सकते। ये ध्यान में रखते हुए उन समान लोगों को इकट्ठा करने का काम करना चाहिए, उनको संगठित प्रोसेस में लाना चाहिए। इसलिए अभी हम लोग आंदोलन के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आंदोलन सामान्य लोगों को इकट्ठा करने का अभियान है।
ये समझाने के लिए ये कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं देश भर में। आज पुणे का ये कार्यक्रम अभी 2-3 दिन है, आज है, कल है, परसों है, 3 दिन पुणे के आसपास कार्यक्रम है। धन्यवाद।